हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं शालाक्य तंत्र मॉडर्न के अंदर कैटेरेक्ट डिजीज़ के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, कैटेरेक्ट को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कैटेरेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ एन ओपेसिटी इन द लेंस। ठीक है, कैटेरेक्ट का मतलब क्या, सीधे शब्दों में देखें तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन ओपेसिटी इन द लेंस। लेंस के आगे क्या हो जाना, ओपेसिटी बन जाना। ठीक है, ओपेसिटी का डेवलप हो जाना मतलब लेंस का धुंधला हो जाना। ठीक है, दूसरे वर्डों में बोले तो और क्या बोल सकते हैं, क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ आई। ठीक है, आंख का जो लेंस होता है, हमने देखा है आंख का जो लेंस होता है वो कैसा हो जाए, क्लाउडेड हो जाए। ठीक है, बादलों युक्त हो जाए ऐसा बोल दे, या फिर धुंधला हो जाए ऐसा बोल दे। ठीक है, तो यहां पर अगर सिंपल वर्ड में अपन देखें तो कैटेरेक्ट का मतलब होता क्या है कि आंख के अंदर पाए जाने वाले लेंस का धुंधला हो जाना। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एन ओपेसिटी इन द लेंस या फिर क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ आई। ठीक है, आगे देखिए और किस तरह से समझा सकते हैं इसको। लेंस इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेंस हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, तभी क्या होता है कि लाइट जो आती है लेंस से होते हुए रेटिना पे जाती है और इमेज बनती है। तो हम बोल रहे हैं कि लेंस इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन क्या होता है, इट्स ट्रांसपेरेंसी में बी डिस्टर्ब, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों हो जाती है डिस्टर्ब, ड्यू टू डीजनरेटिव प्रोसेस। ठीक है, डीजनरेशन होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, रिजल्टिंग इनटू ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस फाइबर। ठीक है, होता क्या है, उसकी वजह से जो लेंस फाइबर रहते हैं वो ओपेसिफाई हो जाते हैं यहाँ पर, या फिर वहां पर ओपेसिटी फॉर्म हो जाती है। मींस वहां पर जो लेंस फाइबर होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, तो लेंस धुंधला हो जाता है। तो कैटेरेक्ट सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, लेंस का, आंख के अंदर पाए जाने वाले लेंस का क्या हो जाना, उसके अंदर ओपेसिटी हो जाना या फिर लेंस का धुंधला हो जाना, ये क्या कहलाएगा, कैटेरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सामान्य इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, तो जनरली कॉल्ड मोतियाबिंद। आगे बात करें इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन यहां पर दो कैटेगरी में समझ में आता है हमको, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से आपको पता चल चुका है, इटियोलॉजी मतलब कारण के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से कारण से होता है तो उसके अकॉर्डिंग, और मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें क्या होगा, उस वो कैसा दिखता है, ठीक है, उसकी कैसी बनावट है, कैसी स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग उसके नामकरण कर दिए। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, अगेन दो टाइप का होता है, कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट और एक्वायर्ड कैटेरेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, हम देख रहे हैं कैटेरेक्ट के क्लासिफिकेशन को दो तरह से होता है। पहला कि किस कारण से हो रहा है, तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कारण के अकॉर्डिंग दे दिया, और सेकंड वन हम देख रहे हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसा दिखता है उसके अकॉर्डिंग, तो मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फर्स्ट हमने देखा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो अगेन दो टाइप का है, कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, और सेकंड वन इज एक्वायर्ड कैटेरेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहां ओनली आपको नाम याद रखना है, इसकी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ओनली यहां पर हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से आएंगे, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, न्यूक्लियर, सुप्रा न्यूक्लियर, कोर्टिकल और पोलर। ठीक है, एक बार और बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, साथ में याद हो जाएंगे, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, फिर दो साथ में याद हो जाएंगे, न्यूक्लियर और सुप्रा न्यूक्लियर। ठीक है, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, न्यूक्लियर, सुप्रा न्यूक्लियर और कोर्टिकल और पोलर, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। दो ऊपर के पेयर में, दो अलग से आपको याद करना है। ठीक है, तो यहां पर क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगेन दो टाइप का, कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, देन एक्वायर्ड कैटेरेक्ट। मोर्फोलॉजिकल के अंदर बात करें, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, न्यूक्लियर, सुप्रा न्यूक्लियर, कोर्टिकल और पोलर। ठीक है, अब यहां पर जो हमने इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, ये तो अलग हो ही गया, लेकिन जो एक्वायर्ड कैटेरेक्ट रहता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, इसको भी समझते हैं कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। तो देखिए, एक्वायर्ड कैटेरेक्ट जो होता है वो होता है सेनाइल, ट्रोमेटिक, मेटाबॉलिक, इलेक्ट्रिक, कॉम्प्लिकेटेड, रेडिएशनल और टॉक्सिक। ठीक है, अब ये भी 7 टाइप का होता है।
अब इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आप ट्रिक लगा दीजिएगा वहां पे कि क्या हो रहा है, एसकेटी में कैटेरेक्ट को रटो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैटेरेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से याद करेंगे। तो हमने इस तरह से ट्रिक याद कर ली कि एसकेटी में मतलब शालाक्य तंत्र में हमें क्या करना है, कैटेरेक्ट को रटना है। तो ठीक है, ट्रिक क्या है, एसकेटी में कैटेरेक्ट को रटो, ठीक है। तो यहां पर एसकेटी के से कुछ नहीं बनेगा, पहले देखिए एस से बनाएंगे हम क्या, सेनाइल कैटेरेक्ट, ठीक है। टी से बनाएंगे ट्रोमेटिक कैटेरेक्ट, फिर जो में है उससे 2 बनाएंगे, एम से बनेगा मेटाबॉलिक कैटेरेक्ट और ई से बनेगा इलेक्ट्रिक कैटेरेक्ट, ठीक है। फिर कैटेरेक्ट को छोड़ के जो को लिखा हुआ है उससे बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड कैटेरेक्ट, ठीक है। रटो से 2 याद करना है, रेडिएशनल कैटेरेक्ट और टॉक्सिक कैटेरेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको एक्वायर्ड कैटेरेक्ट अगेन 7 टाइप का होता है, उसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि एसकेटी में मतलब शालाक्य तंत्र में क्या करना है, कैटेरेक्ट को रटना है, कैटेरेक्ट को रटो। तो एसकेटी में कैटेरेक्ट को रटो, एसकेटी के से कुछ नहीं बनेगा, जो एस से उसे याद करना है सेनाइल, ट्री से याद करना है ट्रोमेटिक, एम ई में एम से याद करना है मेटाबॉलिक, ई से इलेक्ट्रिक, फिर को से याद करना है हमको क्या, कॉम्प्लिकेटेड, और रटो से 2 याद हो जाएंगे आपको, रेडिएशनल और टॉक्सिक, ठीक है। इस तरह से हमारे टाइप यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला हम देखते हैं कंजेनाइटल कैटेरेक्ट या फिर डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, ठीक है। इसको भी अभी समझाऊंगा कि इसको अलग अलग क्यों बोला गया है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज पर थोड़े से डिफरेंस होने की वजह से इसके 2 तरह से नाम है। तो यहां पर क्या है, कंजेनाइटल कैटेरेक्ट और डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, ठीक है। कंजेनाइटल जैसे नाम से पता होता है, कंजेनाइटल का मतलब क्या, जो जन्मजात प्रेजेंट हो। तो कंजेनाइटल के अंदर लिखना है, कंजेनाइटल कैटेरेक्ट आर ए लेंस ओपेसिटी दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। लेंस के अंदर ओपेसिटी रहेगी कब से, जब से बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। कंजेनाइटल कैटेरेक्ट आर ए लेंस ओपेसिटी दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। बर्थ के टाइम पे ही लेंस के अंदर ओपेसिटी का पाया जाना किसके अंदर होता है, कंजेनाइटल कैटेरेक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया भाई ये होता क्यों है। तो ड्यू टू हेरिडिटरी कोज, ठीक है, वंशानुगत कारण की वजह से भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं, ड्यू टू मैटरनल फैक्टर, ड्यू टू मैटरनल फैक्टर में क्या क्या, ड्रग्स, कोई ड्रग्स लगातार प्रेगनेंसी के दौरान मदर के द्वारा यूज की गई, उसकी वजह से भी बच्चे को हम जो कंजेनाइटल कैटेरेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड का ज्यादा यूज किया जाए तो वो हो गया। सेकेंड, रेडिएशन, लगातार हम देखते हैं कि जो मदर होती है उसका लगातार हमें सोनोग्राफी वगैरह करवानी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, एक्सरे करवाने पड़ते हैं, तो रेडिएशन की वजह से भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। कोई इन्फेक्शन हो जाए, मेटरनल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो जाए, कुपोषण की वजह से हो जाए, तो यहां पर ड्यू टू मैटरनल फैक्टर, ड्रग हो गई, रेडिएशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, इनकी वजह से भी कंजेनाइटल कैटेरेक्ट देखने को मिल सकता है। इन चारों फैक्टर को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है ड्रीम, ठीक है। ड्रीम में आप याद कर लीजिए, यहां पर डी से ड्रग, आर से आ जाएगा रेडिएशन, आई से इन्फेक्शन, एम से माल न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे देखिए और क्या कारण हो सकते हैं, ड्यू टू फीटल फैक्टर, ठीक है, बच्चे के अंदर भी कुछ कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, बर्थ ट्रोमा, जब बच्चा डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, बच्चे का प्रॉपर रूप से पोषण नहीं होने के कारण भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जो कंजेनाइटल कैटेरेक्ट है इसके कारण होते हैं। आगे बात करें भाई, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंजेनाइटल कैटेरेक्ट और डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, 2 अलग अलग नाम क्यों दिए, बोलना या जन्मजात हो रहा है तो ओनली कंजेनाइटल बोल के भी छोड़ सकते थे, पर 2 क्यों बोला, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंजेनाइटल कैटेरेक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज बाय बर्थ कैटेरेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंजेनाइटल तो हम लोग को पता चल ही रहा है कि बाय बर्थ प्रेजेंट है, इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं इसको, कंजेनाइटल कैटेरेक्ट। लेकिन बेबी के डिलीवर होने के कुछ समय पश्चात यदि कैटेरेक्ट डायग्नोस हो तो डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट बोलते हैं।
लेकिन बच्चा डिलीवर हो गया, बेबी डिलीवर हो गया और उसको कुछ टाइम होने के पश्चात, ठीक है, वो कुछ टाइम सर्वाइव कर ले, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, ज्यादा टाइम भी हो सकता है, 1 से 2 साल भी हो सकता है, या और भी ज्यादा टाइम हो सकता है, ठीक है। जब तक वो एडल्ट नहीं होगा तो वो डेवलपमेंटल के अंदर ही काउंट होगा। तो यहां पर क्या हो जाए, यदि उसमें बाद में बनेगा तो उसको, जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहा था, डेवलप कर रहा था, उसके बाद उसके अंदर बना तो उसको क्या बोल दिया, डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में बोले तो कंजेनाइटल क्या, जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, और डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट क्या, डायग्नोज्ड इन ओल्डर बेबीज और चिल्ड्रन, ठीक है, जो क्या हो, पैदा होने के बाद, बच्चे के डिलीवर होने के पश्चात, यदि वो थोड़ा ओल्ड हो जाता है, ठीक है, ओल्डर बेबीज के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है कैटेरेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल कैटेरेक्ट, जो क्या है एक तरह से हम कंजेनाइटल कैटेरेक्ट के अंदर ही वो आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आता है। आगे देखिए हम समझते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्वायर्ड कैटेरेक्ट, ठीक है। एक्वायर्ड कैटेरेक्ट के अंदर क्या होता है, any process which cause degeneration of the normally formed lens fibers result into their opacification, ठीक है। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से क्या हो, जो नॉर्मली फॉर्म लेंस फाइबर थे उनका डिजेनरेशन हो जाए, जिसकी वजह से लेंस के अंदर ओपेसिफिकेशन देखने को मिले, तो वो क्या कहलाएगा, एक्वायर्ड कैटेरेक्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके मैंने आपको टाइप बताए थे, सेनाइल, ट्रोमेटिक, अलग अलग तरीके से, लेकिन उनके अंदर भी मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कैटेरेक्ट होता है सेनाइल कैटेरेक्ट, ठीक है, जो एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी ओल्डर जो भी रहते हैं, पर्सन रहते हैं, उनके अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है मोतियाबिंद कैटेरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं एक्वायर्ड कैटेरेक्ट का मतलब क्या, कि किसी भी प्रोसेस की वजह से, एनी प्रोसेस, किसी भी कारण की वजह से क्या हो, जो नॉर्मली हमारे लेंस फाइबर बने थे उसके अंदर डीजनरेशन हो जाए, और डीजनरेशन होने की वजह से लेंस के अंदर ओपेसिफिकेशन देखने को मिले, तो वो कौन सा कहलाएगा, हमारा एक्वायर्ड कैटेरेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं मैं, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कैटेरेक्ट कौन सा है, हमारा सेनाइल कैटेरेक्ट, ठीक है, जो ओल्डर पीपल के अंदर देखने को मिलता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा सेनाइल कैटेरेक्ट ही है, जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसी को हम डिटेल करेंगे। तो यहां पर देखिए सेनाइल कैटेरेक्ट, सेनाइल कैटेरेक्ट के अंदर लिखना है ऑल्सो नोन एज एज रिलेटेड कैटेरेक्ट, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि ओल्डर पीपल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, ओल्ड एज पीपल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, तो क्या हो रहा है, एज बढ़ रही है, वहां पे एज फैक्टर वर्क कर रहा है, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, एज रिलेटेड कैटेरेक्ट भी बोलते हैं। अब ये भी दो फॉर्म में होता है, कौन कौन से दो फॉर्म होते हैं इसके, कोर्टिकल और न्यूक्लियर, ठीक है। सिंपल वर्ड में बताऊं तो कोर्टिकल का मतलब होता है कि एक तरह से पूरी तरह फैला हुआ, न्यूक्लियर जो होता है सेंट्रल ओपेसिटी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहां पर दो फॉर्म में होता है, कोर्टिकल और न्यूक्लियर, ठीक है। बोथ ऑफ दिस फॉर्म कैन अकर इन सेम आई थ्रू बायलेटरल, वन आई इज अफेक्टेड फर्स्ट। अब क्या होता है भाई, यहां पे ये दोनों फॉर्म एक आंख में ये एक साथ भी हो सकते हैं और दोनों आंखों में भी, लेकिन पहले एक आंख अफेक्ट होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये दोनों फॉर्म जो रहते हैं, हमने दोनों देखे कोर्टिकल और न्यूक्लियर, वो क्या हो सकते हैं, एक आंख के अंदर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, पहले एक आंख अफेक्टेड होगी, उसके बाद यदि दोनों आंखों के अंदर भी कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दिस फॉर्म कैन अकर इन सेम आई, दोनों फॉर्म जो देखे हमने कोर्टिकल और न्यूक्लियर, दोनों एक साथ एक आंख के अंदर भी मिल सकते हैं और बायलेटरल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पहले एक आंख के अंदर होंगे, उसके बाद बायलेटरल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई इटियोलॉजी क्या है इसकी, क्यों होता है ये। तो यहां पर सबसे पहला है एज फैक्टर, ठीक है। एज की वजह से, एज बढ़ने के साथ जैसे जैसे एज ज्यादा होगी, ओल्ड एज पीपल होंगे तो उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू डीजनरेशन, ठीक है। हेरिडिटरी कोज भी होते हैं, वंशानुगत भी देखने को मिल सकता है। आगे बात करें यूवी रेज या फिर रेडिएशन के एक्सपोजर होने की वजह से, आंखों के ऊपर यदि यूवी रेज लगातार आएगी, ज्यादा पड़ेगी आंखों के ऊपर, तो वहां पर भी हमें एक्वायर्ड कैटेरेक्ट देखने को मिल सकता है, वो भी कौन सा, सेनाइल कैटेरेक्ट, ठीक है। डाइटरी फैक्टर, ठीक है, डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होने की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से भी कभी कभी हमें सेनाइल कैटेरेक्ट देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशनल क्राइसिस की वजह से भी यहां पर हमें सेनाइल कैटेरेक्ट देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि भाई ट्रांसपेरेंसी जो है वो कैसे खत्म होती है, कैसे उसका लॉस होता है। तो दो फॉर्म हमने पढ़े, पहला कोर्टिकल और दूसरा न्यूक्लियर, तो दोनों के अंदर समझेंगे कि कैसे होता है। पहला देखिए इन कोर्टिकल सेनाइल कैटेरेक्ट, कि भाई कोर्टिकल के अंदर क्या होता है। तो इन कोर्टिकल सेनाइल कैटेरेक्ट
concentration of sodium gets increase and decrease level of protein, amino acid and potassium। होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ये होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है सोडियम का वो बढ़ जाता है और क्या कम हो जाता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड और पोटेशियम कम हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इनटू मार्क हाइड्रेशन विच लीड्स टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। होता क्या है, उसकी वजह से वहां पर हाइड्रेशन होता है। ठीक है, वहां पर सोडियम बढ़ता है तो वहां पर हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, वहां पर लिक्विड बढ़ जाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो प्रोटीन है, ठीक है, उनका कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, वो वहां पर जम जाएंगे। ठीक है, वो वहां पर जम जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर ओपेसिटी फॉर्म हो जाएगी। वो कौन सी कहलाएगी, हमारी कोर्टिकल कहलाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई यार हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि भाई ट्रांसपेरेंसी जो है लेंस की वो कैसे खत्म होती है, कैसे लॉस होती है। तो दो फॉर्म पढ़ रहे हैं हम सिनाइल के अंदर, कोर्टिकल और न्यूक्लियर। तो कोर्टिकल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम होता है वो बढ़ जाता है और वहां पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है क्या, प्रोटीन, अमाइनो एसिड और पोटेशियम, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। और हाइड्रेशन होने की वजह से वहां पर क्या होता है, प्रोटीन कोगुलेट होके ओपेसिटी को फॉर्म कर देते हैं। इस वजह से यहां पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, सेकंड है न्यूक्लियर सेनाइल कैटेरेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर, जो क्या हो, लेंस के न्यूक्लियस के अंदर हो। ठीक है, जब मैं आपको दो फॉर्म बता रहा था कि सेनाइल के अंदर दो फॉर्म होते हैं, कोर्टिकल और न्यूक्लियर। तो जो कोर्टिकल होता है पूरे लेंस के अंदर होता है और न्यूक्लियर जो रहेगा वो कहां पे होगा, लेंस के न्यूक्लियस के अंदर होगा। इतना तो समझ में आता है। अब इसके अंदर होता कैसे है भाई, इसके अंदर कैसे ट्रांसपेरेंसी लॉस होती है, तो इसके अंदर लिखना है आपको, डीजेनरेटिव चेंजेस अकर एज न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। ठीक है, यहां पर क्या होगा, डीजेनरेटिव चेंजेस होंगे किसके रूप में, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के रूप में। ठीक है, एसोसिएटेड विथ डिहाइड्रेशन एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ द लेंस न्यूक्लियस। ठीक है, जो किसके साथ हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, डिहाइड्रेशन के साथ में, और लेंस के न्यूक्लियस के में क्या हो रहा है, कॉम्पैक्टनेस आ रही है, मतलब सघनता बढ़ रही है। तो यहां पर क्या हुआ, डीजेनरेटिव चेंजेस हुए न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के रूप में, एसोसिएटेड विथ किसके साथ में, यहां पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ द लेंस न्यूक्लियस। जो लेंस का न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और कॉम्पैक्टनेस आ जाएगी, मतलब सघनता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर डिहाइड्रेशन हो गया है तो आगे क्या होगा, इंक्रीज इन वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन टेक प्लेस। वहां पर क्या हो जाएंगे, जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल प्रोटीन रहते हैं वो जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, अब इन प्रोटीन के अमीनो एसिड में प्रेजेंट यूरोक्रोम एंड मेलानिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, हमको पता है जो प्रोटीन होता है किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो वहां पर इनसोल्यूबल प्रोटीन ने जगह ली है, वो जो इनसोल्यूबल प्रोटीन है वहां पर जो उसके अमीनो एसिड है उनके अंदर दो क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, यूरोक्रोम और मेलानिन। वो जाके उस जगह पर क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, वहां पर ओपेसिटी फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं मैच्योरेशन ऑफ कोर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट। ठीक है, कि भाई किस तरह से हमारा कोर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट हमको देखने को मिलता है, बनता कैसे। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 4 स्टेज होती है, अर्ली कैटरेक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट और हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। ठीक है, और भी अलग अलग कोई भी और भी हम बुक्स देखें या और भी कुछ गूगल आर्टिकल देखें तो वहाँ पर हमें इसके और भी टाइप देखने को मिलते हैं या कुछ ज़्यादा स्टेजेस भी देखने को मिलती है। लेकिन मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है या यूनिवर्सल जिनको बोल रहे हैं तो वो 4 स्टेज होती है, अर्ली कैटरेक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट और हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। ठीक है, इनको समझते हैं इनके अंदर क्या लिखना है। देखिए अर्ली कैटरेक्ट, ठीक है, वेरी बिगिनिंग स्टेज। ठीक है, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था होती है ये। इसके अंदर क्या लिखना है, तो भाई इसके अंदर होता क्या है, लेंस क्लियर बट एबिलिटी टू फोकस बिटवीन नियर एंड फोर विजन हैज स्टार्टेड टू बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, होता क्या है भाई, इसके अंदर लेंस क्लियर रहता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, कैटरेक्ट के अंदर होता क्या है, ओपेसिटी फॉर्म हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, लेंस क्लियर रहता है, लेकिन जो लेंस की फोकस करने की क्षमता होती है दूर और पास के विजन के लिए देखने के लिए, वो कैसे हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, या फिर धीरे धीरे वो कैसे होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है।
अर्ली कैटरेक्ट का मतलब क्या, ये इसके अंदर लिखना है कि वेरी बिगिनिंग स्टेज, ठीक है, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है। इसके अंदर होता क्या है, लेंस क्लियर रहता है लेकिन लेंस के फोकस करने की क्षमता, एबिलिटी टू फोकस, कहां पर, पास और दूर के विजन के लिए कैसी हो जाती है, स्टार्टेड टू बिकम कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कैसी होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है, सीमित होने लग जाती है। आगे बात करें इसके अंदर क्या होगा, स्लाइट ब्लर्ड विजन देखने को मिलेगा, थोड़ा ब्लर्ड विजन देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गई हमारी पहली स्टेज। आगे देखिए सेकेंड स्टेज, इमेच्योर कैटरेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेज प्रोटीन्स विल हैव स्टार्टेड टू क्लाउड द लेंस ऑफ द आई मेकिंग इट ओपेगर देन बिफोर, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, क्या होता है कैटरेक्ट के अंदर, जो हमारे क्या होता है, प्रोटीन्स जो रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कोर्टिकल के अंदर होता क्या है कि भाई जो सोडियम रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो हमारे प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड हैं, पोटेशियम है, उनका लेवल कम हो जाता है। तो हाइड्रेशन बढ़ने की वजह से प्रोटीन का वहां पर डिपोजिशन होने लगता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन है हमारी इमेच्योर कैटरेक्ट, इसके अंदर जो प्रोटीन रहते हैं वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाउडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो लेंस रहता है वो ओपेक होने लगता है, पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा ओपेक होने लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखना है, इन दिस स्टेज प्रोटीन्स विल हैव स्टार्टेड टू क्लाउड, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाउडेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। द लेंस ऑफ द आई मेकिंग इट ओपेगर देन बिफोर, कैसे होने लगते हैं, पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा ओपेक हमारा लेंस देखने को मिलता है। यू मे आल्सो नीड ब्राइटर लाइट टू हेल्प टू सी क्लियरली, यहां पर क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसको देखने के लिए क्या होगा, ज्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यू मे आल्सो नीड ब्राइटर लाइट टू हेल्प टू सी क्लियरली, क्लियर देखने के लिए लाइट की ज्यादा आवश्यकता लगेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा लेंस यहां पर ओपेक होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट देखिए मैच्योर कैटरेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, ओपेसिफिकेशन बिकम्स कंप्लीट, यहां पर क्या होगा, जो ओपेसिटी होनी थी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेंस बिकम्स प्योरली व्हाइट, कैसा हो जाता है, व्हाइट देखने को मिलता है, मोती लाइक व्हाइट देखने को मिलता है। आगे बात करें, आइस में इवन लुक्स मिल्की इन अपीयरेंस, आंखें किस तरह देखेगी कि मिल्की अपीयरेंस, दूध जैसा धुंधला यहां पर अपीयरेंस देखने को मिलेगा, विजन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लाउडेड विजन भी यहां पर हम इसको बोल सकते हैं। आगे बात करें हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है, लेंस इतना ज्यादा ओपेक हो जाता है कि कंप्लीटली विजन लॉस हो जाता है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर। तो यहां पर एक बार और बता देता हूं, अर्ली कैटरेक्ट वेरी बिगिनिंग स्टेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, लेंस क्लियर रहता है लेकिन क्या होता है, फोकस करने की जो क्षमता रहती है दूर और पास के विजन के लिए वो कैसी होने लगती है, कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, स्लाइटली ब्लर विजन देखने को मिल सकता है। इमेच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स रहते हैं वो क्लाउडेड होना या डिपोजिट होना या ओपेसिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लेंस रहता है पहले की तुलना में ज्यादा ओपेक हो जाता है, साथ ही साथ यहां पर देखने के लिए ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। थर्ड मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि ओपेसिटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, यहां पर क्या होगा, जो लेंस है प्योरली व्हाइट हो जाता है, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलता है। आगे बात करें हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने देख ली कोर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट की स्टेज। आगे बात करें मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट, इसके अंदर क्या होता है, तो ड्यू टू स्क्लेरोटिक चेंजेस, यहां पर क्या हो गए, स्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से क्या होगा, लेंस इन इलास्टिक, लेंस की जो इलास्टिसिटी रहती है वो कम हो जाती है, लेंस हार्ड हो जाता है, एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन इज डिक्रीज, एकोमोडेशन मैंने आपको रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर समझाया था, ठीक है, आंख की वह पावर जिसके द्वारा वह दूर या पास स्थित वस्तु के ऊपर फोकस कर सके, अच्छा क्लियर इमेज बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन। तो यहां पर वो एकोमोडेशन पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेंस कैसा हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा, लेंस कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेज अकर, ठीक है, जो लाइट की रेज आ रही थी ओपेसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, वो लाइट पीछे नहीं जा पाएगी, उनका ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू स्क्लेरोटिक चेंजेस, ठीक है। आगे बात करें, दिस स्क्लेरोटिक चेंजेस बिगिन सेंट्रली एंड स्प्रेड टू द पेरिफेरली स्लोली, क्या होता है, पहले सेंट्रली देखने को मिलता है, यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से जो हमें न्यूक्लियर सेनाइल का मैच्योरेशन देखने को मिल रहा है वो पहले सेंटर में होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में पहले होगा, फिर धीरे धीरे स्लोली क्या हो जाएगा, पेरीफेरी में फैलना स्टार्ट करेगा, ठीक है।
यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखें इसका क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, कि क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखने को मिलेगा ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब क्या होता है, आंखों का चौंधिया जाना। ठीक है, ज्यादा लाइट के अंदर एकदम से हमारी आंखें चौंधिया जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्लेयर। तो यहां पर जो कैटरेक्ट होगा उसकी वजह से ऐसा हमेशा कैसा लगेगा, ग्लेयर टाइप देखने को मिलेगा, आंखें लगातार चौंधिया जाती है। इनटॉलरेंस ऑफ ब्राइट लाइट इन दी अर्लियर सिम्टम। सबसे पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा कि जो लाइट है, ज्यादा लाइट आती है, उसमें क्या हो जाएगा, इनटॉलरेंस हो जाएगा, आंखें बार बार चौंधियाने लग जाएगी। आगे बात करें कलर्ड हेलोज। ठीक है, कलर्ड हेलोज के अंदर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द लेंस कोज ब्रेकिंग ऑफ ब्राइट लाइट इनटू कलर्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रेशन हो रहा है, प्रोटीन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या हो रहा है, वाटर की ड्रॉपलेट की तरह काम करते हैं, बूंद की तरह काम करते हैं। तो वहां से आने वाली जो लाइट रहती है, ब्राइट लाइट आती है, उसके अंदर उस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होकर आती है, तो क्या हो जाती है, अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम में टूट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें ऐसी आंखें जब चौंधियाएगी तो बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे उसके अंदर, तो कलर्ड हेलोज देखने को मिलेंगे। आगे बात करें ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ दी आइज, आंखों के सामने काले स्पॉट आने लग जाएंगे। ब्लर्ड एंड मिस्टी विजन देखने को मिलेगा। मिस्टी विजन का मतलब होता है का मतलब भी धुंधला हो जाना या फिर क्या हो जाना, क्लियरली नहीं देख पाना। ठीक है, इसको भी वही बोलते हैं। साथ ही साथ लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डिपोजिशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टेज में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, तो बार बार क्या होंगे, आई ग्लासेस चेंज करने पड़ेंगे। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस। ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का ओपेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। सामने से हमें क्या देखने को मिलेगी, ओपेसिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ग्लेयर, कलर्ड हेलोज देखने को मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे, ब्लर्ड एंड मिस्टी विजन, लॉस ऑफ विजन, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस देखने को मिल सकता है, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस देखने को मिल सकता है। आगे बात करें डायग्नोसिस। ठीक है, कि भाई कैटरेक्ट हो चुका है, लेकिन इसको डायग्नोस कैसे करें, तो टेस्टिंग ऑफ विजुअल एक्विटी, विजुअल एक्विटी टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके द्वारा हमको पता चले कि कितना विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। आगे बात करें ऑप्थेल्मोस्कोपी। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा आंख की सारी स्ट्रक्चर को देखेंगे, किसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर आपको सिंपल सा लिखना है, विजुअल एक्विटी टेस्ट, ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर कि चलो ठीक है, कैटरेक्ट हो चुका है, लेकिन इसको ठीक कैसे करें। तो यहाँ पर ठीक करने के अंदर आपको लिखना है, सबसे पहले नॉन सर्जिकल देखते हैं कि बिना सर्जरी करे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके अंदर लिखना है आपको टू डिले प्रोग्रेशन। ठीक है, कि उसके जो वो बढ़ रहा है लगातार, उसके प्रोग्रेशन को रोका जाए। ठीक है, उसको थोड़ा डिले किया जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हेल्थी डाइट यूज कर सकते हैं आप, विटामिन ई दे सकते हैं, एस्प्रिन दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें ट्रीटमेंट ऑफ द कोज, किसी आई डिजीज की वजह से देखने को मिल रहा है तो उसको ठीक करना है, तो ट्रीटमेंट ऑफ द कोज। आगे बात करें इंप्रूवमेंट ऑफ विजन इन इनमेच्योर कैटरेक्ट। ठीक है, कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेच्योर कैटरेक्ट हो रहा है, सेकंड स्टेज चल रही है, तो हम क्या करें, जो विजन है उसको थोड़ा बढ़ा ले, किसके द्वारा, डार्क गोगल यूज्ड इन केस ऑफ सेंट्रल ओपेसिटी। ठीक है, जो सेंट्रल ओपेसिटी हो रही है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डार्क गोगल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं कैटरेक्ट वाले या मोतियाबिंद वाले, वो सभी कैसे उनको क्या लगाने की सलाह दी जाती है, जो डार्क गोगल होते हैं, जो ब्लैक गोगल होते हैं, उनको लगाने की सलाह दी जाती है ताकि यूवी एक्सपोजर से वो बच सके, या फिर जो लेंस होता है, आंखें होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है लाइट के लिए, तो उसके द्वारा लाइट थोड़ी कम आए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नॉन सर्जिकल, क्या हम उसको डिले कर दें, या तो हेल्दी डाइट देके, विटामिन ई देके, एस्प्रिन देके, या फिर जो कोज है उसका ट्रीटमेंट कर दें। यदि किसी कारण से हो रहा है कैटरेक्ट तो उस कोज को हटा दिया जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, विजन को इंप्रूव कर सकते हैं डार्क गोगल का यूज करके। आगे देखें सर्जिकल, सर्जिकल में कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ICCE और ECCE। ठीक है, क्या है ये, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। पहला समझते हैं ICCE। इसके अंदर क्या करते हैं, रिमूविंग द लेंस एंड लेंस कैप्सूल बाय सर्जरी। इसमें क्या कर देते हैं, जो लेंस होता है और लेंस की कैप्सूल होते हैं उनको निकाल दिया जाता है।
ठीक है, क्योंकि वहीं पर क्या हो रहा है, ओपेसिफिकेशन हो रहा है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा ECCE, इसके अंदर क्या करते हैं, रिमूविंग द मेजर पोर्शन ऑफ एंटीरियर कैप्सूल विथ इपिथीलियम, न्यूक्लियस एंड कोर्टेक्स एंड लिविंग पोस्टीरियर कैप्सूल। इसके अंदर क्या करते हैं, जो बाहर का एरिया होता है, जो एंटीरियर कैप्सूल होता है, उसकी इपिथीलियम होती है, न्यूक्लियस होता है, कोर्टेक्स होता है, उन सभी को हम हटा देते हैं और क्या छोड़ देते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल छोड़ देते हैं। ECCE भी दो टाइप का होता है, कन्वेंशनल ECCE जिसके अंदर हम इसको कब यूज करते हैं, चाइल्डहुड में या फिर अदर जो कैटरेक्ट होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होता है। इसकी जगह पर मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है फेको इमल्सिफिकेशन। ठीक है, आगे बात करें और किस तरह से ठीक कर सकते हैं, लेजर फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम कर सकते हैं लेंसेक्टोमी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैटरेक्ट को ठीक कर सकते हो। ठीक है, ICCE ECCE इसके अंदर भी दो टाइप, कन्वेंशनल और फेको इमल्सिफिकेशन, फिर और क्या है, लेजर फेको इमल्सिफिकेशन और लेंसेक्टोमी। इस तरह से आपका जो कैटरेक्ट है उसको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।